नमस्कार, जय हिंद साथियों। सर विद्या जी के जीएस भागलपुर की ओर से खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में आप सबों का स्वागत है साथियों। हमने आपसे वादा किया है साथियों कि 60 डे में साथियों इस पूरे बुक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे साथियों। ठीक है, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 480 पेज का लगभग बुक है साथियों, और 60 डे में ख़त्म करने का मतलब है साथियों 8 से 10 पेज को हमको डेली पढ़ना है। ठीक है साथियों, कितना पढ़ना है, 8 से 10 पेज को पढ़ना है। तो चलिए साथियों, आज का लेक्चर जो हमारा अर्थशास्त्र का जो है पहला पेज जो होता है स्टार्ट साथियों, उसको देखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अर्थशास्त्र में साथियों हमको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। क्या होता है अर्थशास्त्र और क्या होता है अर्थव्यवस्था, इसको सबसे पहले समझते हैं साथियों। इसको समझने के लिए हमें इस लाइन को जो बड़े गौर तरीके से, ठीक है, तल्लीनता के साथ देखना पड़ेगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र शब्द जो है संस्कृत शब्द, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और शास्त्र की संधि से बना। ठीक है, किससे किससे बना है, अर्थ और शास्त्र की संधि से। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र की संधि से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है साथियों, तो धन का अध्ययन करना। क्या साथियों, जिसमें धन के विषय में या फिर धन का अध्ययन करना है अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है साथियों। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन और उससे संबंधित सभी पक्ष, उत्पादन, जैसे कि देखिए धन से संबंधित क्या क्या हो जाएगा, तो उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है, विनिमय हो रहा है, उपभोग हो रहा है, ये सभी का क्या होता है, एकाग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, धन का जो है विश्लेषण किया जाता है, वितरण किया जाता है, उपभोग किया जाता है, ये सब कार्य सारे के सारे क्रियाकलाप किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स होता है साथियों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दिया गया है साथियों, उसको देखते हैं विभिन्न मत के अनुसार। जैसे सैमुएल्स ने दिया है, सैमुएल्स ने क्या दिया है साथियों, तो अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। किसका शास्त्र है, तो ये विकास का शास्त्र है, मतलब विकास करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ के बारे में एग्जाम में भी सवाल आता है साथियों। एडम स्मिथ ने क्या कहा, इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी ऑफ इनटू नेचर एंड द कोर्स ऑफ द, क्या लिखा है इसका, वेल्थ ऑफ नेशन। इसका पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 1776 में जो ये प्रकाशित हुआ होगा। ठीक है, और अर्थशास्त्र को क्या बोला है, धन का विज्ञान। क्या बोला है, धन का विज्ञान। किसने बोला है साथियों, तो आपको एडम स्मिथ ने बोला है। कौन बोला है, एडम स्मिथ ने क्या बोला है, धन का विज्ञान बोला है। किस पुस्तक में साथियों, द वेल्थ ऑफ नेशन में। द वेल्थ ऑफ नेशन किसका लेखक साथियों, तो एडम स्मिथ का। ये सारे सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं साथियों। तो चलिए, रॉबिन्स ने क्या कहा, एक रॉबिन्स वैज्ञानिक है साथियों, उसने क्या कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं और इच्छा एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच में संबंध का अध्ययन कराता है। कहने का सेंस क्या हो गया साथियों, जो मानव का जो व्यवहार तथा उसकी आवश्यकता या फिर इच्छा जो है और उपलब्ध भी कराना, ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग के बीच में सब क्या करता है, संबंध के बारे में बताता है अर्थशास्त्र। इसको जो किसने कहा, रॉबिन्स ने कहा। ठीक है, एक आता है साथियों अल्फ्रेड मार्शल। कौन आता है, अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम रखना है, अल्फ्रेड मार्शल नाम याद रखना है। इसने क्या साथियों कहा कि अर्थशास्त्र जो है ना मनुष्य के, ठीक है, अर्थ संबंधित व्यवहार का अध्ययन कराता है। किसका कराता है, अर्थ संबंधित। ठीक है, रुपया पैसा से संबंधित जो अध्ययन का व्यवहार कराता है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहना उचित होगा कि, क्या कहना उचित होगा साथियों, कहना उचित यही होगा कि धन मतलब अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। यानी कि एक ही बात सबसे बड़ी जो है निचोड़ निकल कर आता है, वो आता है क्या साथियों, कि अर्थशास्त्र संबंधित जो है सभी मानवीय गतिविधि, ठीक, उपभोग, विनिमय आदि जो भी हो, सबका जो क्या है अध्ययन का विषय क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है। क्या साथियों, इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र को जो साथियों जो ना अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है, दृष्टि से रेगनर का नाम रखना याद साथियों, रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ने 1933-34 में जो है, ठीक है, 2 भाग में विभाजित करता है। कितना भाग में, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। साथियों एग्जाम में सवाल में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है साथियों,
व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके लिए और समष्टि अर्थशास्त्र किसके लिए? सवाल क्या आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र इनमें से किससे संबंधित है, या सही इनमें से कौन विकल्प है, या समष्टि अर्थशास्त्र का कौन विकल्प सही है? तो चलिए समझते हैं। व्यष्टि मतलब ऐसे आपको जो व्यक्तिगत याद रख लेना है, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है। ऐसे फंस जाइएगा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर किसी में माइक्रो इसमें जो बहुत लफड़ा होता है, ठीक है, लोचा होता है। तो व्यस हो गया व्यक्तिगत और स्वच्छ हो गया समष्टि, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका जो है देखते हैं यहाँ डिस्कशन क्या दिया गया बढ़िया से, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र साथियों, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, ठीक है, माइक्रोब्स से हुई, क्या माइक्रोस से हुई, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म, ठीक है, या फिर लघु। तो वही व्यक्तिगत इसमें बात करेगा साथियों, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति यहाँ पर आ गया, और व्यक्तियों के छोटे समूह को आर्थिक क्रिया, जितना भी व्यक्ति हो गया या फिर छोटा समूह हो गया, उसका आर्थिक क्रिया यानी मतलब धन से संबंधित जितना क्रिया हो जाएगा, जैसे हो गया कार्य किया तो मजदूरी मिला, मजदूरी हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, उद्योग, ये सब जितना भी व्यक्तिगत या फिर छोटे पैमाने पर कहा जाए साथियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आपको समझना है साथियों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, जो कि छोटे पैमाने पर एक व्यक्तिगत के रूप में साथियों, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने इसका जनक माना था। अल्फ्रेड मार्शल को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको मानते हैं साथियों, एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो किसको मानते हैं, तो नोबल अल्फ्रेड मार्शल को, नोबेल नहीं साथियों, अल्फ्रेड, नोबेल अल्फ्रेड जो पढ़े हैं इसलिए डायरेक्ट मुंह से आता है नोबेल अल्फ्रेड नहीं, अल्फ्रेड मार्शल का नाम याद रखना, किसका, अल्फ्रेड मार्शल का नाम याद रखना है साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट में देखिए क्या दिया गया साथियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत तंत्र से, क्या साथियों, कीमत तंत्र से। व्यष्टि का अर्थ क्या हो गया, कीमत तंत्र से हो गया, ठीक है। जो मांग और आपूर्ति, मांग मतलब क्या हुआ, डिमांड, और पूर्ति मतलब क्या होता है साथियों, क्या होता है एक तरह से, मतलब पूर्ति हो रहा है, डिमांड मांग हो रहा है, आपूर्ति हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई शायद होता है, ठीक है। इंग्लिश को छोड़िए, अभी तो मांग और पूर्ति, जो मांग हुआ उसकी पूर्ति हो गया, किस शक्ति की सहायता से कार्य करता है, ठीक है। तो ये शक्तियाँ मार्केट में संतुलन, ठीक है, कीमत निर्धारण करने में सहायक होता है। ये जो शक्तियाँ होती साथियों मांग और पूर्ति की, ये क्या करता है, तो मार्केट में जो है ना कीमत का जो संतुलन, कीमत का मतलब जो दाम जो है स्थिर रहे, ज़्यादा इधर उधर ना, उसका जो है संतुलन करता। जैसे कि मांग हो गया साथियों 100 पैकेट आलू का, ठीक है, 100 पैकेट आलू का, और अभी अवेलेबल है 20 पैकेट आलू, तो मांग कितना हो गया, डिमांड, मांग हो गया 100 का, अभी है कितना, 20 को पूरा हो रहा है, तो 20 को वाला जल्दी देगा, बोलेगा नहीं। अगर 100 रुपया किलो बिक रहा होगा, ठीक है, 100 रुपया बोरी बिक रहा होगा साथियों, तो ये डायरेक्ट क्या बोलेगा, अपना दाम मनमाने तरीके से बढ़ा सकता है, 200-500 कर सकता है। तो क्या हुआ साथियों, यहाँ पर जो है संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये मार्केट में सब मांग और पूर्ति क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है। चलिए अब आइए समष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं साथियों। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, सम का समष्टि, यहाँ पर आपको समस्त मतलब समस्त याद रखना, क्या, समष्टि को समस्ती याद रखना, ठीक है, समस्त के लिए, पूरे मतलब देश के लिए, ठीक है। तो इसमें तो MACRO क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से माइक्रोस से हुई, जिसका अर्थ होता है व्यापक, व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था, ठीक है, सरोकार अर्थव्यवस्था का संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है, मतलब लगभग बहुत बड़ा एरिया कहा जाए। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक क्रिया, मतलब जितना भी हो रहा है छोटा बड़ा इधर उधर अलग अलग जगह अलग अलग सबका जो लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि राष्ट्र आय हो गया तो एक जगह से नहीं निकलेगा, पूरे देश का निकलेगा। राष्ट्रीय बचत हो गया, व्यापार हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, ठीक है, घटा उठा, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया आदि जो रूप अध्ययन किया जाता है। तो मतलब ये सब कहाँ पर किया जाएगा, कोई खास क्षेत्र के लिए तो नहीं, पूरे देश के लिए, मतलब संपूर्ण देश के स्तर पर, मतलब राष्ट्र के स्तर पर किया जाता है, ठीक है। और इसका जनक किसको मानते हैं साथियों, जॉन मेनार्ड किन्स को, किसको मानते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना, जॉन मेनार्ड किन्स को मानते हैं इसका अध्ययन, ठीक है, इसका जनक मानते हैं। तो याद रखिएगा उसमें कौन था साथियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक को आप कमेंट में कीजिए, अभी जस्ट बताएं, ठीक है, क्या नाम था, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड क्या नाम था साथियों, अल्फ्रेड, देखिए अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, मार्शली में लाना है, ठीक है, मार्शली में जो है व्यक्ति को लाना है, ऐसे याद रखिएगा। और व्यष्टि में क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, या समष्टि, समष्टि का अर्थ था ना साथियों, तो समष्टि में क्या हो जाएगा, मेडास किन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेडास किन्स हो जाएगा। चलिए
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। नोट, नोट में क्या कहा, समष्टि अर्थशास्त्र आय के वृत्ताकार प्रभाव से संबंधित है। आय का कैसा प्रभाव है, तो वृत्ताकार। कैसा प्रभाव है साथियों, समष्टि मतलब वृत्ताकार प्रभाव से संबंधित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन सकते हैं। तो किस प्रकार का प्रभाव है पूछा जाता है, तो ये आपका जो आय के वृत्ताकार प्रभाव से समष्टि का, समष्टि मतलब सारे पूरे देश राज्य के लिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब आइए अर्थव्यवस्था किसको, अर्थशास्त्र तो समझ गए हम लोग, जो मतलब जो है धन दौलत के बारे में बात करना, ठीक है, उसका जो है आय विनिमय फलाना ढकाना सबका बात करेंगे। अब अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, इकोनॉमी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्यवस्था, यहाँ पर शब्द आ रहा है व्यवस्था, तो सर चलिए समझते हैं। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, मतलब जो है सिर्फ बात करने से ही नहीं होगा, ठीक है, उसको व्यवहार में लाना। क्या साथियों, अर्थव्यवस्था मतलब व्यवहार में लाना, ठीक है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र सिद्धांत एवं अवधारणाओं को किसी देश या किसी विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र जहाँ एक विषय है वही अर्थव्यवस्था इस विषय का किसी देश या क्षेत्र में सक्रिय रूप है, मतलब जो लागू कर देना, मतलब वहाँ पर फॉलो करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी अर्थशास्त्र को किसी देश या किसी जगह पर जो है जो उसको लागू करना, ठीक है। लागू करने का मतलब उस जिस अनुसार से आप जो है कुछ प्लान करते हैं या फिर अर्थ इकोनॉमी किस तरह से डेवलप करना है, क्या क्या हो रहा है, उस सबको क्या करना है, लागू करना है। आपका अर्थव्यवस्था, व्यवस्था मतलब व्यवस्था नहीं कीजिएगा, भोज कीजिएगा तो सिर्फ सोच लीजिएगा कैसे ऐसे खर्च करेंगे, व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भोज का उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो मतलब किसी जो है किसी जगह विषय, ठीक है, ये सब लिया गया है। चलिए अब अर्थव्यवस्था का प्रकार समझते हैं, ठीक है। लागू कैसे करेंगे, एक के साइड से तो लागू नहीं कर देंगे, कोनो तरीका तो होगा उसका लागू करने का, प्रकार तो होगा। तो आइए उस प्रकार को समझते हैं। तो जो होता है नियंत्रण, ठीक है, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। फिर होता है विकास, तो कैसे नियंत्रण हो जाए, विकास कैसे करें। आय एवं वैश्विक संबंधों के आधार पर, ठीक है, तो आय होगा तो वैश्विक मतलब पूरे देश के अंतर्गत कैसे कितना नंबर पर आता है, कौन डेवलप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस आधार पर, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का विभिन्न रूपों से इसको वर्गीत किया जा सकता है। कैसे, तो विभिन्न रूप से वर्गीत किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे खुशहाली कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ गरीब है, कहाँ अमीर है, तो बहुत सारा जो इसमें जो है प्रकार आ जाता है, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है ना, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसमें जो है डायरेक्ट दे दिया है जी, कितना प्रकार से नहीं, तो यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई बात नहीं है। चलिए पढ़ते रहेंगे, ठीक, आगे बढ़ते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। एक नंबर यहाँ दिया है, नियंत्रण के आधार पर कितना दिया है, नियंत्रण 2, ठीक है, 3 को दिया है, ठीक है। नियंत्रण के आधार पर कितना को करेंगे, 3 को करेंगे। देखिए एक तो है पूंजीवादी, हाँ अब तो समझ में कुछ आ रहा है, पूंजीवादी, ठीक है। पहला क्या हो गया, पूंजीवादी, नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी मतलब समझ रहे हैं, ढेर सारा पैसा इन लोग के पास है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं उत्पादन साधन जो मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के होते हैं, ठीक है, मतलब कोई जो है निजी स्वामित्व होता है इसका मालिक, ठीक है, तथा लाभ कमाना ही इस व्यवस्था का मुख्य अभिप्रेरणा है, मतलब पैसा ही पैसा। अब जो देखे हैं एकदम अक्षय कुमार क्या बोलता है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, मतलब पूंजीवादी का इसका अर्थ है उसका जो कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ क्या करना, लाभ कमाना, लाभ पे लाभ, ठीक है, पैसा ही पैसा उसको करना, उसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त होता है, मुक्त बाजार होती है, ठीक है, इसको सरकारी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये अपना आप काम करता है, इसको पैसा से ही मतलब होता है, ठीक है। इसमें वस्तु और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग और मूर्ति के, यहाँ पूर्ति होना चाहिए, जैसे पूर्ति यहाँ वो लिखा हुआ है, ठीक है, मांग और पूर्ति के अनुसार होता है, ठीक है। यानी कि बताए थे ना कि जैसे 100 गो बोरा आलू का जरूरत है, 20 गो है, तो दाम जितना मन लगा उतना बजा देगा, मतलब पैसा से मतलब सिर्फ रहेगा। ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, तो इसे अर्थव्यवस्था को उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। अतः इसे अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, मांग और पूर्ति के अनुसार होता है, अतः इसे बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। उदारवादी या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है इस चीज को, एक सेकेंड, इसको समझने के, इस पॉइंट को समझने के बाद साथियों आगे बढ़ेंगे।
तो इस अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता निम्नलिखित विशेषताओं को वो शामिल कर सकते हैं। तो ये जो आपने पढ़े पूंजीवादी, उदारवादी, इसको जो अन्य विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हो गया, इस अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक फर्मों में प्रतियोगिता देखी जा सकती है। क्या होता है? प्रतियोगिता देखी जाती है। प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ता के पास वस्तुओं को चुनाव की स्वतंत्रता होती है। मतलब प्रतिस्पर्धा जो होता है, ठीक है, कंपटीशन के कारण क्या होता है साथियों, उपभोक्ता सब जो उपयोग करने वाला होता है उसके पास होता है वस्तु का चुनाव की स्वतंत्रता होती है, वो चुन सकते हैं कौन वस्तु को, ठीक है। ऐसे सबको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था उदारवादी अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है ना, ऐसे सब देश में जो है ये अर्थव्यवस्था लागू होता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत जो है ना, एडम स्मिथ द्वारा जो है प्रकाशित पुस्तक, वही बताया था ना, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 ईस्वी को माना जाता है। पूंजीवादी किसके लिए लागू होता है? बहुत जो पूंजीपति हो गया है, विकास कर लिया, डेवलप कर लिया, ऐसे सब देश के लिए, जिसमें आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब का नाम आता है। और ये जो है एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को ही माना जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था का उद्गम मतलब जो है उद्भव जो हुआ, इसको एडम स्मिथ का पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को जाना जाता है। आइए नोट में पढ़ते हैं। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, नोट को नोट कर लेना चाहिए। लाइसेज क्या है? लाइसेज फेयर प्रणाली। ये लाइसेज फेयर प्रणाली क्या होता है साथियों, ये समझते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। लाइसेज फेयर जो होता है, सरकार जो है इससे जो है मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। ये सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार, ये भी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो समझ सकते हैं कि लाइसेंस क्या है, तो पूंजीवादी का ही आधार है, ठीक है। अब आइए समाजवादी। देखिए आपको याद नहीं करना है साथियों कि कौन क्या है किसमें, बस आपको समझना है क्या समाजवादी किसको कहते हैं, पूंजीवादी किसको कहते हैं, ठीक है। तो समाजवादी, ठीक है, समाजवाद सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण होता है। किसका होता है? सामाजिक नियंत्रण होता है, ठीक है। उत्पादन जो हो रहा है उसके साधन पर किसका नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, तो समाज का होगा। अतः उत्पादन साधन जैसे कि भूमि हो गया, पूंजी आदि का प्रयोग किसी निजी लाभ के लिए न करते हुए सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई गरीब है तो उसके लिए किया जाएगा, ठीक है, मतलब जो पिछड़ रहा है उसके लिए किया जाएगा। इस अर्थव्यवस्था उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों को कल्याण करना। इस अर्थव्यवस्था में क्या होगा? समाज का हित के लिए सोचना, ठीक है, समाज के लिए लाभ कमाना। अगर 50 आदमी आगे, अगर 20 आदमी अगर पीछे रह गया है तो ये जो है इसमें जो समाज का आदमी क्या करेगा, इन 20 को जो है एक कंट्रोल में लाने का मतलब कोशिश करेगा या प्रयास करेगा कि सबको जो है 50 के रेंज में आ जाए, ठीक है। कोई 100 रुपया कमा रहा है, कोई 20 रुपया ही कमा रहा है, तो इसको भी जो है 100 रुपया कमाने का जो है रेंज में लाने का कोशिश करेगा। और ऐसी व्यवस्था का क्या बोलते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं साथियों। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा लिए जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं साथियों? उसको राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें कौन फैसला लेता है? सरकार लेता है, देख सकते हैं। तो जो है मतलब गरीब सबको, ठीक है, गरीब सबको क्या कर रहा है, तो मतलब खाने पीने के लिए जो है जो क्या बोलते हैं राशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी ठीक ठाक से खा सके, ठीक है। उसको जो है खाते में जो है किसान संबंधित जो है 2000 रुपया अभी फिलहाल मोदी जी भेज रहा है, ठीक है। तो ये सब करता है कार्य, ठीक है, किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इससे राज्य अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाजवादी को राज्य अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। सामाजिक या फिर राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। सामाजिक अर्थव्यवस्था 1818 से 1883 में अपनी पुस्तक दास कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, दास कैपिटल कौन लिखा है? तो आपको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। साथियों आप जब विविध पढ़ते हैं तो यही सबको पढ़ते हैं, और जब इधर ही कंट्रोल हो जाएगा तो विविध तो ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो जर्मन दार्शनिक जो कार्ल मार्क्स का पुस्तक कौन है? दास कैपिटल। इसमें जो है किस सिद्धांत का वर्णन है? तो यही राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है। क्या कहना है? कथन है साथियों, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, ठीक है, और प्रत्येक उसकी आवश्यकता के अनुसार तथा इसके अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार नियंत्रण रखेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध हो। मतलब जो जितना क्षमता है उतना जो क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, और जितना व्यक्ति को आवश्यकता होगा उसको उपलब्ध कराना। ऐसी अर्थव्यवस्था को राज्य अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स का ये जो है कथन है, ठीक है। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स का जो है कथन है। चलिए, भूतपूर्व सोवियत संघ तथा 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था इस अच्छा उदाहरण है।
तो ये कैसा था, तो सोवियत संघ का उदाहरण था, और 1985 से पहले चीन का अर्थव्यवस्था इस तरह का अर्थव्यवस्था था, ठीक है, इस तरह का अर्थव्यवस्था था। तो ये जो है राशन पानी जैसी जो अवधारणा दी है साथियों, तो ये हमारे भारत में हो रहा है, ठीक है, भारत में हो रहा है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था जो राज्य अर्थव्यवस्था होता है ये भारत में नहीं है साथियों, यहाँ पर सब तरह का, ठीक है, यहाँ पर सब तरह का मिलेगा, जो कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? मिश्रण है। क्या दोनों का मिक्सचर है हमारे भारत में साथियों? क्या साथियों? दोनों का मिक्सचर है, यानी पूंजीपति वाला का भी बात चलेगा और समाजवादी का भी बात चलेगा, ठीक है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर देश को चलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार, कुछ सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है, कुछ तो बाजार का नियंत्रण होता है, कुछ सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। सामान्यतः सरकार नियामक के रूप में कार्य करती है, नियामक मतलब जो है नियामक के रूप में कार्य करती है, ठीक। वर्तमान समय में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, ठीक है, भारत का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अर्थव्यवस्था कम विकसित और विकासशील देशों में अधिक प्रचलित होता है। मतलब जो अभी विकसित नहीं हुआ, क्या विकासशील है, तत्पर है विकसित होने के लिए, ठीक है, विकास करते जा रहा है, डेवलप करते जा रहा है, ऐसे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू हो सकता है, ठीक है। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, मेनार्ड किन्स, याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित है। ये जो मिक्स अर्थव्यवस्था है किसके? जॉन मेनार्ड किन्स से जो प्रेरित है, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स से प्रेरित है। और समाजवादी दास कैपिटल के लेकर कार्ल मार्क्स से जो है, याद रखिएगा दोनों का अंतर, ठीक है। चलिए, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का आधार। अब आइए, वैश्विक संबंध पर क्या होता है, मतलब पूरे विश्व के लेवल से कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पूरे विश्व के लेवल से कौन कौन से अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले खुली अर्थव्यवस्था होती है। खुली मतलब खुला दरबार, आइए जाइए, कोई मतलब नहीं, ठीक है, जहाँ मन हो जो मतलब उत्पादन करना हो, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित संबंध होता था, उत्पादन, उपभोग, पूंजी निर्माण, आयात निर्यात से प्रभावित होता है। मतलब सब कुछ आयात हो सकता है, निर्यात हो सकता है, आकर उत्पादन कर सकता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि खुली अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, ठीक है। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था, अभी जो है फिलहाल है ना, पूरे देश का जो है लगभग जो है खुला अर्थव्यवस्था है, ठीक है, खुला अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आइए समझते हैं बंद इकोनॉमी, मतलब क्लोज इकोनॉमी इसको बोलते हैं, ठीक है, बंद कर देगा, किसी देश से कोई रिश्ता नाता नहीं, ठीक है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होती है न ही आयात होता है, न आने देगा न ही जाने देगा, ठीक है, तथा विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखेगा, ठीक है, किसी से किसी को मतलब नहीं, ठीक है, खुद मतलब वो रहेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। दो तरह का हो गया। अब आइए विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, कौन कितना विकास कर लिया, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था का विकासशील हो गया, अविकसित अर्थव्यवस्था गया, तो विकास के आधार पर समझते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं? उस अर्थव्यवस्था या देश का विकसित कहा जाता है जो उत्पादन की तीनों संसाधन, मतलब प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं क्या? तो विकसित अर्थव्यवस्था। मतलब प्राकृतिक रूप से भी बहुत इसके पास संसाधन है और मानवीय भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह हो गया, और भौतिक पर्याप्त मतलब भौतिक चीज़ भी इसके पास है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील, विकासशील अब मतलब जो कर ही रहा है डेवलप, ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था या देश के विकसित विकासशील कहा जाता है जहाँ उत्पादन के तीनों संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो हो, पर उसका अनुकूलतम या समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्या हो पा रहा है? उसका ठीक ठाक से सब चीज़ उपलब्ध है लेकिन नहीं उसका उपयोग कर पा रहा। जैसे मान लिया अंदर में बहुत सारा सोना पड़ा है, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर कोयला है, हमको जो है निकालने का कोई मतलब तकनीक नहीं है। बहुत सारा चीज़ हो गया साथियों जिसमें हम लोग जो है इसको विकासशील अर्थव्यवस्था में ले सकते हैं। अब अविकसित अर्थव्यवस्था मतलब जो एकदम पूरा जिसको कहा जाए खंडर है बॉडी, ठीक है। और विकसित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? उस अर्थव्यवस्था या देश की अविकसित कहा जाता है जो तीनों मतलब संसाधनों, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय से कोई भी एक नगण्य हो, ठीक है। तीनों में से मानवीय में से कोई भी एक नगण्य हो, मतलब हाइए है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, अफ्रीका का सारा क्षेत्र हो गया, ये सब क्या अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। आइए तो साथियों हमारे सामने जो एक डायग्राम दिया गया है, इसमें जो है विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अंतर दिया गया है। तो आप लोग को स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है तो समझिएगा साथियों, ठीक है।
क्या होता है विकसित देश में और क्या आता है अल्प विकसित देश में, उससे कम विकसित जो होता है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति क्या होता है साथियों, तो प्रति व्यक्ति जो है ना उच्च होता है, ठीक है। जीएनपी क्या होता है, सबसे उच्च होता है। औसतन जो कमाता है ना $25,000 कमाता है, ठीक है। औसतन डॉलर कितना होता है, $25,000 होता है। वही निम्न प्रति व्यक्ति आय जीएनपी होता है इसका, ठीक है। और औसतन जो है $1100 जो है प्रति होता है, $1100 इसका जो होता है, ठीक है। कृषि की बात करें तो जनसंख्या लगभग जो 2 से 5% इसमें कृषि करता है, लेकिन अल्प विकसित में जो है ना कड़ा से एकदम 50 से 65% जो है कृषि में ही लगा हुआ रहता है, ठीक है। उद्योग धंधा की बात करें तो उद्योग धंधा बहुत बृहत स्तरीय चलता है, बहुत बड़े पैमाने पर चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें छोटे पैमाने पर चलता है, ठीक है, लघु स्तरीय पैमाने पर, ठीक है। प्राविधिक स्तर जो चलता है उन्नत होता है, ठीक है। और पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूंजी प्रधान तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। वही इसमें द्वैतवाद होता है, मुख्यतः श्रम शक्ति जो है प्रधान कार्य तकनीकी का प्रयोग होता है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही इसमें जो है ना श्रम संसाधन, ठीक है। श्रम मतलब काम अपने हाथों से करना, इसमें जेसीबी से करवा देगा एकदम 10 मिनट में काम, तो इसमें 2 दिन लगवा देगा, इस तरह का होता है अंतर, ठीक है। समझने के लिए जेसीबी का उदाहरण लेना साथियों। जनसंख्या में होता है क्या साथियों, तो संतुलित जनसंख्या इसके पास रहेगा, ठीक है, किसके पास, विकसित देश के पास। और जनसंख्या जो है कार्यशील जनसंख्या संतुलित रहेगा, लेकिन अधिक काम करने वाला रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा साथियों, उच्च जो है जन्म दर होगा, एकदम जन्म जो है ना धड़ल्ले से होगा, ठीक है, लेकिन मृत्यु दर कम होगा। और जो अक्रिय जनसंख्या केवल जो है ना घर में बैठने वाला ज़्यादा होगा, ठीक है, अक्रिय जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है, काम धंधा कम करने वाला, ठीक है। रोजगार में बात करें तो लगभग इसमें सबके पास रोजगार होगा, लेकिन इसमें व्यापक रूप से बेरोजगारी होगा, ठीक है। संरचनात्मक तथा अदृश्य बेरोजगारी होगा, छिपा हुआ काम होगा, ठीक है, घर में बैठल बैठल करने वाला, ठीक है, मतलब जो है 9 के बराबर, ठीक है। बचत की बात करें तो राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत तथा उच्च स्तर पर होगा, बचत ये खूब करेगा राष्ट्रीय आय का स्तर पर, जबकि राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत और निवेश निम्न होगा, इसका कम होगा। और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन उसका पूर्ण दोहन करेगा, जो भी है कोयला है, सोना है, चांदी है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ है, सबको जो इस्तेमाल करने में इसके साथ जो है ना तकनीकी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, उसके पास ये नहीं साधन नहीं, तकनीक नहीं है, पिछड़ेपन के कारण पूर्ण दोहन भी नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्या करेगा, पूर्ण विदोहन भी नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ अल्प विकसित देश का। और निर्यात की बात करें तो निर्यात आय में जो है उच्च हिस्सेदारी होगा, कितना होगा, खतरनाक तरीके से बहुत ज़्यादा होगा, और जबकि इसमें जो है निम्न हिस्सेदारी, कम हिस्सेदारी होगा। पूंजी निर्माण की बात करें तो साथियों जो प्रति व्यक्ति का जो उच्च पूंजी अनुपात होगा, और इसमें प्रति व्यक्ति का निम्न पूंजी अनुपात होगा। तो साथियों ये कुछ तरह से ये हमारा जो है ये इकोनॉमिक्स का बात रहा, ठीक है, विकसित देश और अल्प विकसित देश की, ठीक है। तो दोस्तों ये पेज नंबर आपका हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा साथियों, हम बैक से देख लेते हैं, ये 256, ठीक है, यानी 57, ये पेज नंबर हमारा साथियों 257 इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का हो गया, 257 हो गया, ठीक है। तो साथियों हमने जो आपसे वादा किया है कि 480 पेज का जो ये बुक जो है 60 दिन में ख़त्म करना, यानी 60 डे में ख़त्म करना है, तो 8 से 10 पेज ले रहे हैं। और ये 257 नंबर पेज यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला जो स्टार्ट होता है। और आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा साथियों, हिस्ट्री का मिल जाएगा, हिस्ट्री का तीनों अलग अलग मिलेगा साथियों, प्राचीन भारत का अलग मिलेगा, मध्यकालीन भारत का अलग मिलेगा, और आधुनिक का अलग से मिलेगा। वही बात करें तो ज्योग्राफी में आपका भारत का भूगोल जो है अलग पढ़िएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, और विश्व का भूगोल के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है साथियों। इकोनॉमिक्स का भी जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप लोग जो है वहाँ से जो है अब जो भी वीडियो आएगा इसके बाद से वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको पता है साथियों पॉकेट जीके बोले तो रिजल्ट, ठीक है, पॉकेट जीके बोले तो रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट साथियों ऐसे नहीं होगा, इसको जो है देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु का नाम स्मरण होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, ठीक है। चलिए लगाना है तो प्रभु किसको मानेंगे साथियों, अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारा बुक ही प्रभु है, ठीक है, यही श्री राधा रानी है, ठीक है, श्री राधा रानी यही है, ठीक है, ठाकुर जी यही है, सब कुछ अभी यही है हमारा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप प्रयास कीजिए, सफलता जो है प्रभु के हाथ में है। चलिए।